हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर 7 जलाते चलो कविता के क्वेश्चन आंसर्स मल्हार बुक से। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। आप अपनी बुक खोल लीजिए, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा, उससे देख करके टिक करते रहेंगे आप आंसर साथ में। मैंने सब कुछ शीट में लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन और सारे आंसर्स, तो मैं शीट से करा रही हूँ, बुक से नहीं करा रही हूँ, इसलिए आप अपनी बुक खोल सकते हैं साथ में। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? 4 ऑप्शन है। मुख्य रूप से इस कविता में क्या कहा गया है? भलाई के कार्य करते रहना चाहिए, भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिम्र मिलने तक नाव चलाते रहना। तो कौन सी बात कही गई इस कविता में मुख्य रूप से? भलाई के कार्य करते रहना। तो ये बात मुख्य रूप से कही गई है। अगला प्रश्न है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? कवि ये बात किससे कह रहा है? 4 ऑप्शन है। तूफान से कही गई है बात, मनुष्यों से कही गई है, दीपकों से कही गई है, या तिमिर से कही गई है? तो ये बात कही गई है मनुष्यों से। इसका सही उत्तर है मनुष्यों से। अगला प्रश्न, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। जो 2 उत्तर अभी आपने चुने हैं, ये ही 2 उत्तर आपने क्यों चुने हैं, ये चर्चा करनी है अपने फ्रेंड्स से बैठ के, ग्रुप डिस्कशन। तो इसका कारण यहाँ पर है कि हमने ये 2 उत्तर क्यों चुने थे, क्योंकि भलाई का कार्य करते रहने से ही तो विश्व का कल्याण होगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे तभी तो हमारे संसार में अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छाई फैलेगी, और हमारा जो सपना है कि सब मिलजुल से रहें वो सच होगा। क्योंकि प्रेम और ज्ञान का सहारा लेकर यदि मनुष्य मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो आपसी मतभेद होने की संभावना ना के बराबर होगी। यदि प्रेम से और समझदारी से लोग एक दूसरे के साथ संबंध निभाएंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े कम होंगे। इसी का मार्गदर्शन कवि इस कविता में कर रहे हैं, और यही बात कवि में इस कविता में बताना भी चाह रहा है। और मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना करने की क्षमता रखता है। अगर कोई मुसीबत आ गई, कोई कठिनाई आ गई, तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं, यानी जिनमें प्राण हैं, उनमें से मनुष्य तो ऐसा है जो समझदार है, जो समझदारी से काम कर सकता है। तो मनुष्य के अंदर ये क्षमता है कि वो इस काम को कर लेगा, इसलिए मनुष्यों से ये काम कराया गया है। इसी कारण मनुष्य से कहा गया है कि उसी ने अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने के लिए आज तक भी ज्ञान रूपी दिए जलाए हैं और आगे भी उसे ही जलाने हैं। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों और संदर्भों से मिलाइए। मतलब आपको मैच द फॉलोइंग। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो मैं हूँ आपकी मदद करने के लिए। चलते हैं, देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन। बुक अगर आपने खोली हुई है तो मैंने सीधा इसका आंसर लिया है यहाँ पर। पहला था अमावस, और इसका मैच हो रहा है 4थे नंबर के साथ। अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस रात को अमावस्या की रात कहते हैं। वो अमावस्या का दिन होता है जिस रात को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। पूर्णिमा, पूर्णिमा अमावस्या के बिल्कुल अपोजिट है। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है आसमान में। पूर्णिमा का शायद आप लोगों को पता भी होगा, आपके घर में व्रत किया जाता होगा, पूजा की जाती होगी पूर्णिमा के दिन। तो उस दिन पूरा चांद होता है आसमान पर, और अमावस्या के दिन चांद नहीं होता है। तीसरा है विद्युत दिए। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। युग, युग किसे कहते हैं? युग कहते हैं समय को, काल को। युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कौन सा युग चल रहा है आजकल? कलयुग चल रहा है अभी ये कलयुग। कलयुग के 2 अर्थों में लेते हैं। एक तो कलयुग मतलब कि बहुत ही बुरा युग, और कलयुग मतलब कली मतलब मशीन, मशीन का युग। तो आजकल सब काम मशीनों से हो रहा है ना, इसलिए इसको कलयुग कहते हैं। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर इन पर विचार कीजिए। आपको इन पंक्तियों का क्या अर्थ समझ में आ रहा है?
अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए। मतलब क्लास में जब डिस्कशन मैम कराएंगी ग्रुप में, तो आपको अपने विचार देने हैं कि मुझे इन पंक्तियों को पढ़ करके क्या समझ में आया, और वही विचार आपको अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखने हैं, यानी अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। और पंक्तियां कौन सी दे रखी है नीचे हमें? दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। तो ये कविता की व्याख्या मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। एक बार मैंने मौखिक तौर पर समझाई और एक बार पूरी लिखी हुई व्याख्या भी दी है। 2 वीडियो हैं इसके, दुर्गापाल मैम की क्लास में 2 वीडियो हैं, आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कीजिएगा। जलाते चलो नाम की कविता के 2 वीडियो इस प्रश्न उत्तर की वीडियो से पहले आ चुके हैं, तो आपको वहाँ ये व्याख्या मिल जाएगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इस वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो से पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, वहाँ अगर आप व्याख्या को पढ़ लें तो आपको ये पंक्तियाँ बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर ले रखा है। इन पंक्तियों के आधार पर कवि संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में संघर्ष और सफलता की यात्रा लगातार चलती रहती है। हमें परिस्थितियों पर कभी निराश नहीं होना चाहिए और ना ही कभी हिम्मत हारनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान रूपी एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता का प्रकाश कायम रहेगा। उस ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा दुनिया में प्रेम, बलिदान और ज्ञान के संदेश फैलेंगे और मनुष्य अपने जीवन के सही अर्थ को पहचानेगा। कवि कहता है कि इंसान के जीवन में संघर्ष और सफलता दोनों साथ साथ चलते हैं। कोशिश करनी पड़ती है तभी वो सफल होता है, बिना कोशिश के सफल कोई भी नहीं होता है। तो जब हम सफल नहीं हो रहे हैं, जब हम असफल हो रहे हैं, जिस समय हम फेल हो रहे हैं, उस समय हमें अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि दुगनी हिम्मत से और कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सफल हो जाएं। अगर एक भी मनुष्य इस दुनिया में जीवित है जो बहुत ज्ञानी है, तो वो अपने ज्ञान का संदेश इस दुनिया में फैलाएगा और बाकी लोग भी उसके ज्ञान को सुन करके, समझ करके इस दुनिया को अच्छा बना देंगे। अगला क्वेश्चन है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या पता लगाना है? ये नीचे दे रखा है हमें। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए, ये पता लगाना है आपको। पूरी कविता को फिर से पढ़िए दोबारा से और ये पता लगाइए कि कविता के अंदर अंधेरा, तिमिर मतलब अंधेरा, उसके लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया गया है कि हमें अंधेरा अर्थ मिल जाए। तो यहाँ सीधा उत्तर लिया है मैंने कि अमावस, निशा, तिमिर की सरिता, तिमिर की शिला, पवन और तूफान, ये शब्द कविता के अंदर आए हैं जिनका अर्थ है अंधेरा। अगला प्रश्न है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है? ये कविता आशा और उत्साह जगा रही है, हमें कुछ मोटिवेट कर रही है। तो किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही है ये बताना है आपको। ये कविता जीवन के ज्ञान रूपी दीप में स्नेह और प्रेम का तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये कविता हमें ये बताती है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए और प्यार फैलाना चाहिए और उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करें, लोगों के साथ जब हम बातचीत करें तो हमारी वाणी में प्रेम हो। निराशा के बीच भी आशा की एक किरण दिखाती है। ये कविता बताती है कि यदि मानवता और विश्व का कल्याण करना है, मनुष्य का और इस दुनिया का कल्याण अगर करना है, तो हमें महापुरुषों द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही चलना होगा। जो हमारे साधु संतों ने, बड़े बड़े मुनियों ने हमें रास्ता दिखाया है प्रेम का, अहिंसा का, उस रास्ते पर चलना होगा। प्रेम, अपनेपन और सभी को एक समान समझने से जीवन खुशहाल बनता है। अगर हम सबको बराबर मान लें और सबके साथ प्रेम से बात करें, प्रेम से व्यवहार करें, तो जीवन सबका खुशहाल बनता है। इस कविता में आशा की गई है कि नई पीढ़ी इतिहास के महान लोगों से प्रेरणा लेके, जो पुराने ज़माने में बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो महान विभूतियाँ पैदा हुई हैं, जिन्होंने अच्छा ज्ञान दिया है लोगों को, उनसे हमें सीखना चाहिए और उनसे सीख करके हमें इस दुनिया के उज्जवल भविष्य की नींव रखनी चाहिए। इसके साथ ही यह कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा को भी जगाती है। पूरा संसार एक परिवार है, इस विचारधारा को भी इस कविता में लिया गया है कि सारी दुनिया के लोग एक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये इस कविता में कहा गया है।
अगला प्रश्न है, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? कविता में मनुष्य को ज्ञान रूपी दीपक जलाने की बात कही गई है और जो बिजली के दीपक है जिनमें प्रेम नहीं है उनको बुझाने की बात कही है, क्योंकि स्नेह से भरे दीपक चारों ओर रोशनी फैलाते हैं, जबकि बिना स्नेह से भरे दीपक चारों ओर रोशनी तो फैलाते हैं लेकिन वो प्रेम नहीं फैलाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि विद्युत वाले दीपक को बुझा दो जिनमें प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कृत्रिम बनावटी यानी आर्टिफिशियल चीज़ें कुछ पल का प्रकाश कर सकती हैं। जीवन की सही राह केवल ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। जीवन में है, जब हमें रोशनी फैलाने की हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि बल्ब लेके सबके आगे जाओ और रोशनी फैला दो, वो नहीं कह रहे हैं हम। हमारा कहने का मतलब ये है, जीवन में रोशनी फैलाने से मतलब ये है कि सबके जीवन में प्रेम रहे, अपनापन रहे, सबकी दोस्ती रहे, बैर ना हो, किसी की लड़ाई ना हो, इसको कह रहे हैं रोशनी फैलाना। तो वो रोशनी कैसे फैलेगी? बिजली के बल्बों से थोड़ी फैलेगी। वो रोशनी कैसे फैलेगी? जब हम प्रेम बांटेंगे किसी दूसरे के सामने। जब हम पढ़ते हैं अपने पड़ोसी के सामने, अपने मित्रों के सामने, तो हम उनसे खा जाने वाली नज़रों से बात ना करें, उनसे बड़े प्रेम से मिलें, प्रेम से बात करें, आदर से बात करें, सम्मान से बात करें। तो इस तरह से सारी दुनिया में प्रेम फैल जाएगा। अगर बिजली का बल्ब जला दें कि हाँ रोशनी फैल रही है, तो वो वाली बात यहाँ नहीं कही गई है। बिजली के बल्ब की रोशनी अलग है और प्रेम रूपी दीपक की रोशनी अलग है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है मिलान। फिर से ये मैच वाला क्वेश्चन आ गया। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़ना है। तो मैंने डायरेक्ट उत्तर लिया है आपके लिए, जोड़ी हुई हैं यहाँ पर पंक्तियां। देखिए स्तंभ, यह है स्तंभ 1 और यह है स्तंभ 2। तो कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, ये जुड़ेगा नंबर 3 से। विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा, इसके साथ मैच होगा। अगला है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, इसका मैच है दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। अगला है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशा, इसका मैच होगा विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। अगला है बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा, इसका मैच हो रहा है 1 के साथ। विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगला प्रश्न है अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा करनी है आपको। दिए और तूफान की एक कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की एक कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही? कवि ने किस कहानी की बात की है? दीपक और तूफान के बीच की ये कहानी जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी हो सकती है, कि मनुष्य के जीवन में संघर्ष भी है और सफलता भी है। कवि यही कहना चाहता है। जबकि तूफान बाहरी चुनौतियों और संघर्षों का प्रतीक है। और इसमें जो तूफान की बात कही गई है वो जो हमें चुनौतियां मिलती हैं काम करने की या संघर्ष जो हमारे जीवन में आते हैं उनका प्रतीक है। ये कहानी ये दिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, दीपक अर्थात ज्ञान या आत्मविश्वास हमेशा जलता रहेगा और तूफान अर्थात चुनौतियों को मिटाता रहेगा। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, जो हमारे अंदर का ज्ञान है वो उन कठिनाइयों को मिटाता रहेगा। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही समय आते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ अच्छाई की ही जीत होती है। अगला प्रश्न है जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण से जल रही और जलती रहेगी। दीपक की ये सोने जैसी लौ क्या है भाई, जो अनगिनत सालों से जल रही है? ये किस बारे में बात की है कवि ने? दीपक की ये जो सोने जैसी लौ की बात कही है ना कवि ने, वो ज्ञान और सच्चाई है, जो समय के साथ हमेशा बढ़ती रहती है और मजबूत भी होती रहती है। क्योंकि ज्ञान और सच्चाई का कोई अंत नहीं होता। समय निरंतर बदलता है, लेकिन समय तो बदलता रहता है, लेकिन ये जो ज्ञान की लौ है वो हमेशा जलती रहती है। ज्ञान और सच्चाई कभी भी खत्म नहीं होते, इसलिए कहा गया है कि ये जो लौ है ये अनगिनत सालों से चली आ रही है। तो जो दीपक है वो मनुष्य है, और जो उसकी लौ है, लौ मतलब वो जो दीपक की लाइट होती है ना, जलाते हैं बत्ती, वो जो रोशनी आती है उसमें से, उसे लौ कहते हैं। तो वो लौ जो है वो सच्चाई और ज्ञान है। तो मनुष्य हमेशा रहेगा इस संसार में, एक पीढ़ी गई दूसरी पीढ़ी आ गई और ज्ञान आगे वो फैलाता रहेगा। तो इसलिए जो लौ है वो तब से जल रही है और अभी तक जलती जा रही है और आगे भी जलती रहेगी हमेशा। अगला प्रश्न है शब्दों के रूप, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, अमावस और अमावस्या, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है,
लेकिन इनके लिखने और बोलने में थोड़ा सा अंतर है ना। अमावस्या है ना, दोनों शब्दों के बोलने में भी अंतर है और लिखने में भी अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे और दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे और शब्द कविता में से खोज करके लिखिए जो बोलने में और लिखने में अलग अलग हों लेकिन इनके अर्थ समान हों, और आपस में चर्चा करके उनको खोजिए और लिखिए। ध्यान दे रखा हमें दिया, उजेला, अनगिन, तो नीचे 4, 5, 6 ये डैश दे रखे हैं, इनको आपने खोजना है। दे रखे थे हमें दिया, दीप, उजेला, उजाला, अनगिन, अनगिनत, तो बाकी हम खोजते हैं। बाकी के हैं दिन, दिवस, धरा, धरती, सिल, शिला। अर्थ की बात। अगला क्वेश्चन, जराते चलो ये दिए स्नेह, स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर अगर रहो शब्द रख करके हम पढ़ें तो इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, आप चर्चा करिए आपस में कि रहो, जलाते चलो की जगह रहो अगर लिख दिया तो क्या होगा। देखिए, इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर कोई विशेष अर्थ परिवर्तन तो नहीं होता। जलाते चलो कहो या जलाते रहो कहो, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन जो चलो शब्द है ये निरंतरता का आभास दे रहा है। मतलब चलो का मतलब चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, यानी आगे बढ़ने की बात कही गई। जबकि रहो शब्द में एक ठहराव है, जलाते रहो मतलब वहीं रहो, इसलिए चलो शब्द ज़्यादा उपयुक्त है। चलो शब्द ज़्यादा सही है क्योंकि चलो का मतलब है निरंतर गतिशील रहो, आगे चलते रहो। और दुनिया तो चलायमान है, आज हम हैं, इस उम्र में हैं, कल को बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, बच्चे हैं वो बड़े होंगे, फिर अगली पुश्त आएगी, अगली जनरेशन आएगी, तो इस तरह से ये जो दुनिया है ये चलायमान है, तो इसके लिए चलो शब्द ज़्यादा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है, यदि वह शब्द बदल दिए जाए तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है। सही बात है, कविता का कोई भी शब्द अगर बदल दिया जाए तो अर्थ बदल भी सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। हो सकता है वो सुंदरता बढ़ जाए, हो सकता है कि सुंदरता कम हो जाए, है ना। तो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द भी दिए गए हैं। आप उनमें से वो शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा, सबसे सही रहेगा, जो वो वाला शब्द बताना है आपको। तो ये तो है क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं। अगर आपने किताब खोल रखी है तो ये वाले क्वेश्चन आपके पास होंगे, और इनके ये शब्द दे रखे हैं बीच में, ये शब्द दे रखे हैं नैया, नाव, नौका, तिमिर मिलेगा, तट, तीर, किनारा। तो ये इनमें से कौन सा शब्द आपको लग रहा है कि ये बीच में आ जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। तो सीधा उत्तर देखते हैं। उत्तर में है, बहाते चलो नैया तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। यहाँ पर हमने ले लिया है किनारा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती पहली बार स्वीकार की। नैया, किनारा, धरा, सवेरा, तिमिर और प्रथम, ये शब्द हमने जोड़े हैं इन पंक्तियों में। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रतीक, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इसमें निशा का मतलब है रात और सवेरा का मतलब है सुबह। अब क्वेश्चन ये है कि आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। निशा का मतलब रात होता है और सवेरा का मतलब सुबह होता है, लेकिन रात और सुबह के लिए तो इनका प्रयोग हुआ ही नहीं कविता में, तो इनका अर्थ दूसरा ही कुछ निकल रहा है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाए कि निशा और सवेरा इस कविता में क्या अर्थ हो सकते हैं। निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरा से जुड़ा है उजाला। तो आपको बताना है कि इस कविता में क्या क्या अर्थ और हो सकते हैं, निशा और सवेरा का अर्थ क्या हो सकते हैं। ये इस तरह से लिए गए हैं बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। ये इस तरह से हैं कि निशा का अर्थ है अंधेरा, बुराई, अज्ञान और द्वेष, और सवेरा का अर्थ है उजाला, अच्छाई, ज्ञान और प्रेम। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, अलग अलग अर्थ हैं जो कविता के अंदर आए हैं। निशा का अर्थ आया है अंधेरा से, बुराई है, अज्ञान है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, ये आए हैं। और सवेरा उजाला, अच्छाई, ज्ञान, प्रेम, मित्रता, सहयोग, भाईचारा, ये सब सवेरा के अर्थ हैं इस कविता के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और उपयुक्त स्थान पर लिखिए। आपको ये उपयुक्त स्थान पर लिखने हैं, जैसे
दिए, अंधेरा, भाव, पूर्णिमा, दिवस, तिथि, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण, जला, मुझना। ये कुछ शब्द हमें दे रखे हैं, इनको सही जगह पर लिखना है। तो सवेरा के नीचे जो शब्द आएंगे वो हैं दिए, ज्योति, उजेला, पूर्णिमा, दिवस, लौ, स्वर्ण, जलना। और निशा के लिए जो शब्द हैं वो है शिला, अंधेरा, अमावस, तूफान, तिमिर, नाव, किनारा। ये निशा के लिए, मतलब आपको 2 लाइनें दे रखी है ना, ऐसे ऐसे करके। एक लाइन आपको ऐसे दे रखी है, एक लाइन ऐसे दे रखी है। तो पहली लाइन में सारे आप सवेरा वाले लिख लीजिए, सारे के सारे शब्द जो सवेरा के लिए हैं वो पहली लाइन में, और ये निशा वाले दूसरी लाइन में। 2 लाइनों में दे रखा, आपको बॉक्स बना बना के ऐसे दे रखे हैं। तो उन बॉक्स में आपको पहली लाइन में सारे सवेरा वाले शब्द जो मैंने लिखे हैं, दूसरी लाइन में सारे निशा, शिला, अंधेरा, अमावस, तूफान, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है पंक्ति से पंक्ति। जलादीप पहला तुम्हीने तिमिर की चुनौती प्रथम स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तुम्हीने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। मतलब कि जो कविता की पंक्ति है उसको सरल हिंदी में लिख दिया इन्होंने। कविता की पंक्ति में ऐसा होता है ना कि कोई शब्द अंत में लगाते हैं, कोई शुरू में लगाते हैं, तो वो कविता जैसा लगता है। तो नीचे उन्होंने क्या किया है, जला दीप पहला तुम्हीने बीच में आया ना, तो इन्होंने क्या किया, तुम्हीने को आगे ले आया। तुम्हीने पहला दीप जला तिमिर की, मतलब सीधा कर दिया उस सेंटेंस को, एकदम हिंदी भाषा में कर दिया। काव्यमयी भाषा नहीं रही है वो। अब नीचे दी गई कुछ पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को भी आपको इसी प्रकार के वाक्यों के रूप में लिखना है। जैसे बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो, ये सीधा हो गया ना। इस तरह से लिखने हैं आपको ये सारे। तो यहाँ पर मैंने उत्तर दिए हैं, सबको सीधा करके लिख दिया है। तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो, अभी मैंने आपको बताया। तुम ये दिए स्नेह से भर भर कर जलाते चलो, इन्हें बुझाओ नहीं तो इस प्रकार पथ नहीं मिल सकेगा। मगर आज विश्व पर दिवस के समय ही अमावस की निशासी क्यों घिरी आ रही है। तो साधारण भाषा में लिख दिया है, कविता की भाषा से उसको हटा दिया है। आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे अगली वीडियो में, तो क्योंकि बहुत लंबी वीडियो आती है और आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं फिर इतनी लंबी वीडियो में, इसलिए मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। यहाँ तक के प्रश्न मैंने एक में लिए हैं और आगे के प्रश्न दूसरी वीडियो में लिए हैं। आप इसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं, आगे की उत्तर अगर आपको लिखने हैं, समझने हैं या जानने हैं तो ये वीडियो पसंद आया है और प्रश्नों के उत्तर आपको बढ़िया से मिल गए हैं, तो 4 काम कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसका अगला वीडियो जैसे ही आएगा वैसे ही आपके बेल बज जाएगी फ़ोन में कि आ गया है मैम का वीडियो, तो आप देख सकेंगे इसके आगे के पार्ट के क्वेश्चंस। तो अब चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.